नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने के लिए सभी राजनीतिक दल पूरी तरीके से अपनी अपनी तैयारी में जुट गए हैं। भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा दम भर रही है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से वो विजय पताका लहराएगी। तो वहीं समाजवादी पार्टी भी किसी और कदम पीछे नहीं रहना चाहती, कोई कोर कदम नहीं छोड़ना चाहती। छोटे छोटे दलों को मिला करके 2022 का चुनाव फतह करने की कोशिश में लगी हुई है। लेकिन पिछले दिनों से एक और नया टर्न हुआ है। दरअसल समाजवादी पार्टी से अलग हुए शिवपाल सिंह यादव एक नई पार्टी का गठन किया उन्होंने, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, और पूरे उत्तर प्रदेश में उन्होंने अपनी एक टीम तैयार करने में लगे रहे 5 सालों में। लेकिन अब प्रगतिशील समाजवादी पार्टी भी समाजवादी पार्टी के साथ ही मिलकर के 2022 में विधानसभा का चुनाव लड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी को मात देने की पूरी तैयारी में सपा और प्रसपा जुट गए हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश की सियासत में शिवपाल सिंह यादव वो नाम है जो कि एक समय उत्तर प्रदेश की सियासत, इस नाम के बिना सियासत में एक पत्ता भी नहीं हिलता था। मुख्यमंत्री भले ही मुलायम सिंह यादव रहते रहे हों, लेकिन माना यही जाता रहा है कि जो भी काम होता है वो शिवपाल सिंह यादव की इजाजत के बगैर नहीं होता है। और उस दौरान मुलायम सिंह यादव के छोटे भाई शिवपाल सिंह यादव अपने बड़े भाई की सुरक्षा कवच के रूप में हमेशा से और हमेशा खड़े नजर आए हैं। लेकिन दौर बदला और समाजवादी पार्टी की जो चाल थी वो भी बदल गई। एक वक्त आया कि जब ये कयास लगाए जाने लगे कि अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवपाल सिंह यादव बनेंगे और वही होंगे। लेकिन ये सारे कयास धराशायी रह गए और मुख्यमंत्री बने अखिलेश यादव। यहीं से समाजवादी में दो फाड़ शुरू होती है और ये दो फाड़ जब हुई तो दरअसल केवल राजनीतिक गलियारों में ही नहीं रही, और इसका सबसे बड़ा खामियाजा समाजवादी पार्टी को हालांकि भुगतना भी पड़ा। लेकिन अब एक बार फिर से शिवपाल सिंह यादव और अखिलेश यादव एक साथ आ रहे हैं और 2022 में विधानसभा का चुनाव साथ में मिलकर लड़ेंगे। तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि कभी मुलायम सिंह यादव की सुरक्षा कवच रहे शिवपाल सिंह यादव क्या वाकई में अब अखिलेश यादव के सुरक्षा कवच बनेंगे 2022 में। आज इसी पर मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, आपका परिचय करा देते हैं। मनोज यादव जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बीरपाल सिंह जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और आरबी उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मनोज जी, सबसे पहले आपके पास ही आएंगे। शिवपाल सिंह यादव को हमेशा ये माना गया है कि वो अपने बड़े भाई की सुरक्षा कवच के रूप में हमेशा से खड़े रहे हैं। वो चाहे राजनीति में हो या फिर पर्सनल लाइफ में हो, हमेशा से माना गया है। और एक देखा जाए तो सियासी गलियारों में एक ये भी चर्चा चली थी कि वास्तव में अगर कोई राम लक्ष्मण की जोड़ी का उदाहरण देने लायक है तो शिवपाल सिंह यादव और मुलायम सिंह यादव को लेकर के ये संज्ञा भी दी जाने लगी थी। लेकिन स्थिति ऐसी बनी बीच में कि सब कुछ तितर बितर हो गया। सियासत की चीजें तो छोड़िए, घर परिवार में भी बगावत पैदा हो गई। लेकिन एक बार फिर से अब उन सब चीजों को सुधारा जा रहा है समाजवादी पार्टी की तरफ से, और अब यह ऐलान कर दिया गया है कि 2022 में सपा और प्रसपा मिलकर के चुनाव लड़ेगी। क्या आपको लगता है कि 2022 में यह उठाया गया सार्थक कदम समाजवादी पार्टी की तरफ से भारतीय जनता पार्टी को मात दे पाएगी? चाहे वो
आदरणीय शिवपाल जी के साथ गठबंधन की बात हुई हम्म या उत्तर प्रदेश के तमाम राजनीतिक दलों को, जो क्षेत्रीय राजनीतिक दल और भी हैं, हम्म उनके साथ गठबंधन की बात हो, ये सारे कदम उत्तर प्रदेश की 2022 की राजनीति को एक नई दिशा देने जा रहे हम्म हैं। आपने जो आदरणीय नेताजी आदरणीय शिवपाल जी की जोड़ी राम लक्ष्मण की थी, तो वो उस रूप में ही जाना जाएगा। और उन्होंने अगर एक राजनीतिक दल बनाया और उनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं थी, तो ये तो सबको राजनीति में पूरा करने का अधिकार है। और जो उनका साथ मिला है, गठबंधन हुआ है, वो समाजवादी पार्टी के लिए और उनके जो राजनीतिक दल बसपा के लिए बहुत ही शानदार साबित होने जा रहा है। इन सारे जो भी प्रकरण हुए, इन सारे प्रकरण को देखते हुए आप देखेंगे कि बीजेपी लगातार हताश नजर आ रहा है। मंचों से प्रधानमंत्री पद पे बैठे लोग झूठ बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के झूठ बोल रहे हैं, गृह मंत्री झूठ बोल रहे हैं। बताइए आप, जब कोई छापा पड़ता है किसी भी सरकारी आर्थिक एजेंसी का, तो उसको समाजवादी पार्टी से जोड़ के बोला जा रहा है, और जिसका कोई लेना देना नहीं दूर दूर तक। और जो हमारा एमएलसी हमारी पार्टी के हैं, वो इस तरह का कारोबार करते हैं, उन तक पुलिस उनकी, जिसे कहते हैं ना, उनकी दीवार को भी आज तक नहीं छूने गई कोई आर्थिक एजेंसी, और बदनाम हमको कर दिया समाजवादी पार्टी को। तो ये जो बेचैनी दिख रही है बीजेपी की, प्रधानमंत्री से लेके और बीजेपी के प्रधान पद तक के जो बैठे लोग हैं, एक और छापा पड़ा है मनोज जी, शायद आपको जानकारी हो, आपके एमएलसी के यहाँ, पम्मी जी के यहाँ। देखिए, आप रोज छापा मारिए और तब तक छापा मारिए जब तक कि चुनाव पूरा ना हो जाए, कि आपको जनता के बीच में मिसगाइड करना है, बताना है वो सारी चीजें। छापा तो 4 पहले पड़ चुके हैं, 4 लोगों के यहाँ पहले भी तो छापा पड़ा, क्या मिला? कुछ मिला क्या? नहीं मिला। तो ये छापा जहां मारना है, जिस तरीके से मारना है, वो सारी चीजें आप कर सकते हैं। लेकिन ये जनता जान गई योगेश जी कि आपकी राजनीति, आपकी रणनीति सिर्फ छापेमारी वाली है, और छापा वाली जो बीमारी है, वो छापा जिसे कहते हैं नहीं, छपास वाली बीमारी, वो जनता को सिर्फ होर्डिंग दिखाना, बैनर दिखाना, पेपर दिखाना, टीवी दिखाना। हाँ, फर्क साफ दिख रहा है। अगर काम का फर्क होता तो वो दिखता। फर्क साफ दिख रहा है कि पूर्व की सरकारों ने किसी का छापा मारने, चुनाव से पहले छापा नहीं मरवाया। लेकिन ये फर्क साफ है कि अगर कोई काम नहीं कर पाए, तो अब दिखाया जा रहा है कि देखिए हम छापा मार रहे हैं उनके यहाँ, आप और छापा मारो। लेकिन क्या 4.5 साल तक उत्तर प्रदेश की एजेंसियां या देश की एजेंसियां किस नशे में थी, किस नशे के धुएं में बिल्कुल लटपट पड़ी हुई थी? उनको होश नहीं था कि उत्तर प्रदेश में आर्थिक कारोबार की प्रॉब्लम है, काला धन जमा किया जा रहा है। मैं तो एक बात कहता हूं, अगर योगेश जी मेरी बात गलत हो तो पैनल में बैठा हर व्यक्ति मुझ पर सवाल उठा सकता है। ठीक, ये बताइए, सरकार डबल इंजन की और उत्तर प्रदेश में अरबों रुपए नकदी के रूप में रखा है व्यापारियों के यहाँ, एक व्यापारी के यहाँ। तो सरकार, इसका मतलब सो रही है, सरकार पूरी तरीके से फेल है। वो चाहे योगी आदित्यनाथ की सरकार हो या मोदी जी की सरकार हो, सारी सरकारें फेल है। वो सिर्फ और सिर्फ दूसरे को परेशान करने के चक्कर में अपनी खुल गई। अब उसको ढके, मूंदे, बताएं, क्या करे, ये तो सरकार को जवाब देना पड़ेगा। वीरपाल जी, आपने सुना। दूसरी बात ये कि सवाल वही है आपसे कि वास्तव में जो सपा प्रसपा एक साथ एक मंच पर आ रहे हैं, तो क्या अब आपको ये डर सताने लगा है कि स्थिति फिर पहली जैसी हो जाएगी, और इस वजह से ये सब पूरा जो छापेमारी का जो पूरा जाल बुना गया है, जिस तरीके से मनोज जी कह रहे हैं, क्या वाकई में ये डर है? देखो पांडे जी, मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा कि ये तो इनकी खुद की हताशा है। देखो, पहले इलेक्शन में भी आपने देखा था, जब भी इन्होंने ऐलान किया था और इलेक्शन होते दूर दूर भागे थे, तो ये तो इनकी हताशा है, इनके बस का कुछ नहीं है। ये केवल गठबंधन दिखा रहे हैं। बाकी जिस आदमी ने अपने चाचा को और अपने बाप को ही साइड में लगा दिया हो, तो उसकी राजनीति क्या समझेंगे आप? ये तो बेचारा इतना छोटा है। देखो, शिवपाल इसका चाचा है, इसके बाप का छोटा भाई है, लेकिन उसके बावजूद इसको साइड लाइन करके खुद मुख्यमंत्री बन गया।
तो इसको तो कोई, और इसको एक छोटी सी मंत्री दे दी पीडब्ल्यूडी। हालांकि एक बार इसको साथ सिंचाई मंत्री भी दिया था यूपी का, लेकिन यूपी की हालत वो थी, जो ठेकेदार काम करते थे, शिवपाल जी खुद कहते थे, अरे भाई काम करो, कुछ खाते रहो, कुछ हमें भी देते रहो, काम करते रहो। मतलब इनकी तो ये हालत थी, इनको खुद हताशा हो रही है कि क्या होगा क्या होगा। और जबकि अच्छा, छापे की आप बात कर रहे हैं, छापा किसी, ये तो नेचुरल प्रॉपर्ट है भाई। ये जमीन के ट्रक पकड़े गए थे मान लिए वहां गुजरात में, तो उनका जो पीयूष वगैरह के जिसका भी था वहां ट्रक वगैरह की, जो उनको बिल्टी नहीं मिली, जीएसटी का फॉर्म नहीं मिला, तो मतलब सब उस आधार पर छापे पड़े हैं। और ये देखिए, ये इन्हीं का तो सपोर्टर है, ये जो पीयूष जैन है, ये इन्हीं का तो आदमी है, तभी तो इतनी बात दिखा रहे हैं, अदरवाइज इतनी बात होने की जरूरत नहीं थी। इनके तो कुछ लिमिटेड मुद्दे रहे हैं, चाहे आप सफाई महोत्सव हो। अब ये देखिए, अपने काले काल में इन्होंने हर 5 साल में हर एक साल के बाद सफाई महोत्सव बनता था। आज वो सफाई महोत्सव कहाँ गया? सफाई महोत्सव में करोड़ों रुपए खर्च होते थे, किसके होते थे? में टैक्स पेयर के। इनका डेवलपमेंट में तो कोई जाने नहीं। और बीजेपी वहां पे ग्राउंड से काम कर रही है। आप किसी भी फील्ड में चले जाइए, वहीं प्रोग्रेस है। चाहे आपके नेशनल हाईवे हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे पानी की, किसानों के लिए पानी की सुविधा हो, मतलब किसी भी फील्ड को देख लीजिए आप, हर फील्ड चमक रहा है। तो इसलिए बीजेपी की कोई हताशा नहीं है, इनकी हताशा खुद की है। दोबारा से फिर गठबंधन करने लगे, अदरवाइज इनको डर है खुद का, इसलिए बीजेपी को कोई चिंता की बात नहीं है। बीजेपी के 300+ आएंगे, आप देखना, इलेक्शन होने वाले हैं 2-3 महीने बाद। ठीक है, वो सब कुछ सामने आ जाएगा, क्या होने वाला है समय के अनुसार। बिल्कुल। आरबी उपाध्याय जी, आपसे समझना चाहेंगे कि वास्तव में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी एक साथ अब आ रहे हैं, और ये समाजवादी पार्टी और प्रसपा दोनों समझ रही हैं कि 2022 में अब सरकार एक बार फिर से बनाई जा सकती है, क्योंकि इन दोनों दलों के साथ अन्य छोटे छोटे दल भी साथ में आ रहे हैं। वो बात अलग है कि वो लोग सोच नहीं पाते, समझ नहीं पाते, मंचों से किसको क्या बोलना चाहिए, अपनी ही पार्टी जिसके साथ वो गठबंधन कर रहे हैं उसी की बुराई करने लगते हैं और उसी को हराने की बात करने लगते हैं। क्योंकि कब किस दल के साथ चले जाते हैं, उत्तर प्रदेश या अन्य राज्यों का भी जिक्र करें तो नेताओं को पता ही नहीं चलता कब किसकी गोद में कौन बैठ गया। क्या आपको वाकई लगता है कि सपा और प्रसपा के एक साथ आने से इन दोनों दलों के जो कार्यकर्ता हैं, चाचा भतीजे में के मन में जो खटास थी वो भले ही समाप्त हो गई हो, लेकिन कार्यकर्ताओं की जो अपेक्षाएं थी, जिस तरीके से अभी मनोज जी ने कहा कि उनकी अपेक्षाएं थी शिवपाल सिंह यादव जी की, तो उन्होंने अपने दल का गठन कर लिया। लेकिन जब कोई गठन होता है किसी दल का, तो उसके नीचे जो कार्यकर्ता जुड़ते हैं उसकी भी महत्वाकांक्षाएं होती हैं। उसको भी लगता है कि हम यहां से चुनाव लड़ेंगे। भाई, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी अगर अलग चुनाव लड़ती तो उसके कैंडिडेट ज्यादा उतारे जाते, तो महत्वाकांक्षाएं तो ज्यादा उम्मीदवारों की थी ना, ज्यादा कार्यकर्ताओं की थी। अब अगर समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन हुआ है तो जाहिर तौर पर है कि एक लिमिट भर सीटें दी जाएंगी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी को। तो क्या ये जो खटास कार्यकर्ताओं के अंदर है, समाजवादी पार्टी और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी दोनों एक दूसरे के में, क्या ये समाप्त हो पाएगी? देखिए, पहली बात तो पांडे जी, राजनीति संभावनाओं का खेल। आप देखते हैं बीजेपी और महबूबा मुफ्ती एक हो सकते हैं और सरकार बना सकते हैं। तो ऐसी और समाजवादी पार्टी और प्रसपा एक ही परिवार के 2 घटक थे, और जो कार्यकर्ता, चाहे वो शिवपाल यादव जी के साथ हों, चाहे अखिलेश जी के साथ हों, वो भी एक ही परिवार के सदस्य थे और वो जानते थे। आपने देखा होगा कि मुलायम सिंह के बारे में न तो प्रसपा का कोई प्रवक्ता या कोई कार्यकर्ता कुछ बोलता था और न समाजवादी पार्टी का बोलता था। यानी परिवार का विभाजन है। और ये बिल्कुल बात आपने ठीक कही कि कार्यकर्ता की स्थिति असमंजस की हो जाती है। उसकी जो अपनी बाध्यताएं थी वो शिवपाल यादव के साथ थी,
और आपने देखा कि अब वो दोनों एक हो गए, तो वो जो भविष्य देख रहा था, देखिए हर जिले में या हर सीट के ऊपर समाजवादी पार्टी का तो प्रस्ताव का भी एक कैंडिडेट होता, और शायद इसी महत्वाकांक्षा में या इसी उम्मीद में कुछ लोग शिवपाल यादव जी के साथ गए कि शायद यहाँ हमको बेहतर भविष्य मिलेगा, या मेरी अरे शायद नहीं, 100% आरबी उपाध्याय जी, हमारे न जाने कितने लोग तो ऐसे हैं जो कि पूरी तैयारी कर रहे हैं अपने विधानसभा में प्रसपा के, और उनको ये पूरी उम्मीद है, वो इसीलिए समाजवादी पार्टी से अलग हुए, केवल इसीलिए क्योंकि समाजवादी पार्टी में उनको अपना भविष्य नहीं दिख रहा था, उनको ये नहीं लग रहा था कि उनको टिकट मिलेगा, 2022 में विधानसभा चुनाव लड़ पाएंगे, इसलिए वो चाचा के साथ मजबूरन में आए कि प्रसपा में हम रहेंगे तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी ज्यादा दिख रही है, यहाँ पर हमें टिकट मिल सकता है, और वो पूरी तैयारी में लगे हुए हैं। देखिए कार्यकर्ता हो, नेता हो, कोई भी है, बिल्कुल ठीक है, उसकी अपनी अपेक्षाएं आशाएं होती हैं, और राजनीति करते ही इसलिए और किस लिए राजनीति करते हैं कि एक दिन हमको भी चांस मिलेगा और हम भी एक बड़े नेता बनेंगे। तो बिल्कुल आपने ठीक कहा कि वो इसीलिए शिवपाल यादव जी के साथ आए थे। अब वो शिवपाल यादव जी उनकी अपेक्षाओं पर कितने खरे उतरते हैं ये तो समय बताएगा, लेकिन ये बात यथार्थ है कि अब कैंडिडेट एक ही होगा, चाहे वो प्रसपा का होगा या वो सपा का होगा, तो एक व्यक्ति तो वहां पर सफर करेगा, और वो कितना मन से सपोर्ट करेगा। मान लीजिए वहां प्रसपा का कैंडिडेट है तो सपा के जो भी वर्कर हैं वो कितना सपोर्ट करेंगे उसको, या सपा का कैंडिडेट तो प्रसपा के जो वर्कर थे वो कितना सपोर्ट करेंगे। देखिए पीछे आपने देखा कि भी गठबंधन हुए हैं, लेकिन वोट ट्रांसफर नहीं हुआ, एक दूसरे को सपोर्ट नहीं किया गया, तो बहुत सारी चीजें इतिहास के गर्त में होती है। ये समय बताएगा कि कौन सा गठबंधन कितना सक्सेस रहा और कितना सक्सेस नहीं रहा। लेकिन बंटवारा में फिर वही कहूंगा कि वो पारिवारिक था, और कहीं न कहीं एक गुंजाइश दिख रही थी। जिस तरीके से माननीय मुलायम सिंह यादव को सब बना के चल रहे थे कि भी ये हमारा फेस होंगे, एक ही व्यक्ति को दो पार्टियों का फेस बताया जा रहा था। आप देखेंगे प्रसपा कहती थी कि वो हमारा प्रचार करेंगे, और उधर समाजवादी पार्टी ये कहती थी कि वो हमारा प्रचार करेंगे। तो दोनों में एक कॉमन चीज थी जिसकी स्वीकारता दोनों के अंदर थी। तो संभावना पहले भी ये दिख रही थी कि दोनों पार्टियां कभी भी वक्त आने पर एक हो सकती है। ठीक बात। और कार्यकर्ता भी इस बात को जानता था, इसलिए वो बहुत ज्यादा मुखर होकर कोई किसी का विरोध नहीं करता। ठीक है। और बहुत सारे समय तक तो पारिवारिक मामला ही बताया जाता रहा कि भी दोनों पारिवारिक मामला है। रहा मामला 2022 के इलेक्शन का, देखिए बीजेपी के लिए भी परिस्थितियां उतनी अनुकूल नहीं है जितनी 2017 में थी। चाहे दीपाल सिंह जी कुछ भी करें, ठीक है, उनकी अपनी मजबूरी हो सकती है। देखिए मुस्लिम वोट नहीं करता है, दर्शक भी इस बात को जानते हैं। यादव वोट नहीं करता है, जाट वोट नहीं कर रहा है, किसान के अंदर नाराजगी है, ब्राह्मण नाराज है। तो बहुत सारी चीजें जो 2017 में थी 2022 में उतनी आसान नहीं। ठीक बात। और देखा है भी आपने 2017 का इलेक्शन एक केस के ऊपर लड़ा था कि भी ये मुख्यमंत्री के कैंडिडेट होंगे, लेकिन उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया। वो सार्वजनिक रूप से कुछ न कहें, लेकिन जो अंतर्द्वंद आप समाजवादी पार्टी या प्रस्ताव के अंदर बता रहे हैं, वो द्वंद बीजेपी के अंदर भी है। ठीक बात। लेकिन सार्वजनिक नहीं हो रहा। एक बात यहाँ समझने वाली चीज है उपाध्याय जी कि बीजेपी के अंदर जो द्वंद है, बीजेपी के अंदर जो आपस में खींचतान होती है, वो बाहर नहीं आ पाती है। वो मैनेजमेंट बीजेपी का इतना तगड़ा होता है कि वो सब अंदर अंदर सुलझा लेते हैं, और अन्य दलों का अगर जिक्र करें, अन्य पार्टियों का जिक्र करें, तो वो विस्फोट बाहर आ जाता है। गेट के बाहर जब आ जाता है तो हर व्यक्ति देखने लगता है। देखिए देखने वालों को अब भी दिखता है, सत्ता के जो केंद्र हैं वो आम जनता को न दिखें, लेकिन जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो देखता है कि भी सत्ता के अलग अलग केंद्र बने हुए हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। और महत्वाकांक्षा जब शिवपाल यादव जी की हो सकती है तो उस व्यक्ति की क्यों नहीं हो सकती जिसको आपने मुख्यमंत्री घोषित किया, उसके चेहरे पर चुनाव लड़ा,
और बाद में मुख्यमंत्री नहीं बनाया। ठीक बात। उसकी भी तो अपनी महत्वाकांक्षा, सभी की महत्वाकांक्षा है अपनी अपनी। वो क्या चाहेगा कि उसकी वो अपनी महत्वाकांक्षा को गला घोट दे, वो अपनी महत्वाकांक्षा को शहीद कर दे। हाँ, उसमें भी बताया गया पूरे 5 साल पूरे कार्यकाल के दौरान जो है आपस में मनमुटाव भी बताया गया, तमाम सारी चीजें वो देखने को भी मिली, मंचों पे भी देखने को मिली हैं। हालांकि आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। मनोज जी आपके पास आएंगे। उपाध्याय जी ने एक बात कही और कि जिस तरीके से पिछली बार भी आपने कांग्रेस के साथ भी गठबंधन करके देखा, बसपा के साथ भी गठबंधन करके देखा, लेकिन बाद में आरोप प्रत्यारोप यही लगा कि आपका वोट बैंक तो ट्रांसफर हो गया लेकिन उनका वोट बैंक आपको ट्रांसफर नहीं हो पाया। कहीं आने वाले समय में कुछ एक बार फिर से ऐसा ही कोई आरोप प्रत्यारोप का दौर तो नहीं शुरू होगा? देखिए 2022 में समाजवादी पार्टी सरकार बनाने जा रही है और सरकार इसलिए बनाने जा रही है, हमें कोई सत्ता का लोभ नहीं है कि हमें सत्ता ही चाहिए। विपक्ष में भी रह के तमाम सारी भूमिकाओं का निर्वहन करना भी चाहिए राजनीतिक दलों को, लेकिन जो डबल इंजन की सरकार का प्रॉमिस प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के लोगों से किया गया था वो पूरा नहीं नजर आया। कहा गया यादव बहुत गुंडे होते हैं, मुस्लिम बड़े गुंडे होते हैं, ब्राह्मणों का एनकाउंटर किया गया, पिछड़ों का एनकाउंटर किया गया, दलितों को पकड़ के मारा गया, एक विशेष जाति को उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से टेरर पैदा करने के लिए हर जिले में बैठाल दिया गया, पूरा सपोर्ट। ये इसलिए डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश ने नहीं चुनी थी, उनको तो मालूम था कि उत्तर प्रदेश में एक डेवलपमेंट होगा। 5 साल का जब चुनाव होने जा रहा है, कंप्लीट सरकार होने जा रही है, तो आप क्या देख रहे हैं, प्रतिदिन क्या देख रहे हैं? आप न्यूज चैनल में पढ़ रहे हैं ना, प्रधानमंत्री जी ने आज इसका शिलान्यास किया, योगी जी ने आज इसका शिलान्यास किया। धरातल पे कुछ भी नहीं, चीजों का सिर्फ शिलान्यास किया जा रहा है। पता नहीं उस पे बजट भी पास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, बस शिलान्यास कर दे रहे हैं। तो जो सरकार उद्घाटन के समय शिलान्यास कर रही हो, उस सरकार के बारे में जनता को पता चल गया। भ्रष्टाचार से लड़ने की बात कही सरकार ने, किसी एक भ्रष्टाचारी को इन्होंने सजा नहीं दी। और जितने आरोप कोरोना काल से लेकर अब तक लगे इस सरकार पे भ्रष्टाचार के, वो राम मंदिर का चंदा चोरी हो, जमीन के घोटाले हो, बीजेपीओ के द्वारा जमीन कब्जे के हो, स्कूलों पे और तमाम ट्रस्टों पे जमीन जिस तरह से हथियाई गई है, कोई कार्रवाई नहीं की सरकार ने। एक दूसरे धर्म के लोगों को या किसी राजनीतिक दल के लोगों को विपक्ष की, उस पर जरूर कार्रवाई करते नजर आए, लेकिन क्या इतने भर से उत्तर प्रदेश बिल्कुल सुदृढ़ हो जाएगा? अगर हो जाएगा तो डाटा बताना चाहिए। और माफिया राज से लड़ने के लिए सरकार आई थी क्या? टेनी महाराज को अभी तक मंत्री पद से हटाया गया? क्या एक बेसिक शिक्षा मंत्री जो थे, उनके भाई ने जिस तरीके से घोटाला करके नौकरी पाई, क्या उनसे इस्तीफा लिया गया? या उत्तर प्रदेश में जिस तरीके विधायक और सांसदों ने जो भी भ्रष्टाचार मंत्रियों ने किए, महेंद्र सिंह है सिंचाई मंत्री, जिन पे कितने करोड़ों के घोटाले की बात की गई, क्या उस पर जांच बैठाई गई या उनको हटाया गया? कुछ भी नहीं किया है सरकार ने, सिर्फ और सिर्फ जनता को ठेंगा दिखाने का काम किया। अच्छा, एक बहुत छोटा सा सवाल मनोज जी, बहुत छोटा सा सवाल, कि क्या आपको वाकई में ये लगता है कि अगर चाचा शिवपाल यादव का सुरक्षा कवच ना मिलता 2022 में तो आप फेल हो सकते थे? देखिए, हम तो ये बात कहेंगे तो हो सकता है आपको बड़ापन लगे कि हम बड़ी बात कह रहे हैं। राजनीतिक दल होने के नाते समाजवादी पार्टी अकेले आज की डेट में सरकार बना सकती है उत्तर प्रदेश में, अकेले दम पे। हमें किसी के साथ की जरूरत नहीं। लेकिन जो डबल इंजन की सरकार है, जो विश्व गुरु है, जो राजनीतिक दल में अंतरराष्ट्रीय पार्टी है, वो गठबंधन कर रही है और तरस रही है गठबंधन के लिए। कभी किसको मना रही, कभी निषाद को मना रही, कभी किसी को मना रही। निषाद ने जिस तरीके से भगवान राम के अस्तित्व पे सवाल उठाया और फिर भी गठबंधन में बना हुआ है, कि अगर कोई दूसरा राजनीतिक दल कह देता तो बीजेपी अब तक अपना, मुझे नहीं लगता राशन पानी लेके सड़क पे ना आ जाती तो कहते। लेकिन जो सबको गठबंधन की जरूरत है, उत्तर प्रदेश की राजनीतिक और सिस्टम को जो चेंज किया गया है, तो समाजवादी पार्टी कोई चूक नहीं छोड़ना चाहती। और फिर हम तो चाहते हैं ना सबका प्रतिनिधित्व रहे। आप पिछड़ों की सरकार, पिछड़ों का वोट लेके सरकार बना बैठे, पिछड़ों ने, दलितों ने आप सबको वोट दे दिया, अल्पसंख्यकों ने भी आपको वोट दे दिया, लेकिन आपने काम किसका किया? आरएसएस के एजेंडे सिर्फ पूरे किए, आरएसएस के जो लोग हैं उनके लिए किया। उसके उदाहरण हैं। आप बताइए, 69,000 शिक्षक भर्ती हुई, उसमें कितना बड़ा घोटाला आरक्षण का कर दिया इस सरकार ने।
क्या उन पिछड़ों ने वोट नहीं दिया था क्या, जिनके दम पे 300-325 सीटें इस सरकार ने ली थी? तो जो सेगमेंट उठाओगे उस सेगमेंट में आपको भ्रष्टाचार दिखेगा, उस सेगमेंट में हर चीज दिखेगी। समाजवादी पार्टी सारे छोटे राजनीतिक दलों से अपने साथ लेके, जिनका महत्व 1 सीट पे है, 10 सीट पे है, 2 जिलों में है, 4 जिलों में है, सबके महत्ता को ध्यान में रखते हुए सारी चीज लाती है। और चाचा का सहयोग मिलेगा तो निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश की राजनीति और बेहतरीन तरीके से लड़ी जाएगी, क्योंकि चाचा के पास भी एक्सपीरियंस है राजनीति का। वो कहते नहीं है उनके पास चाणक्य का हिस्सा, तो समाजवादी पार्टी के पास आदरणीय शिवपाल जी हैं, जिनके पास, उनके पास 1 या 2 बार सरकार बनाने का अनुभव होगा, इनके पास कई बार सरकार बनाने का अनुभव है, कैसे सरकार बनाई जाती है। तो वो सारी चीजें हम टीवी पे कहना नहीं चाहते, और बहुत सारी चीजें रणनीति का हिस्सा, उस रणनीति के हिसाब से ही समाजवादी पार्टी काम करेगी। लेकिन आज की जो ये ब्रेकिंग चल रही है, पम्मी जान के यहाँ छापा पड़ गया, मुझे हंसी आ रही है, मुझे हंसी आ रही है। जैसे गली का गुंडा नहीं होता है, उससे बोल के देखो कि मुझे छू के दिखाओ, मुझे छू के दिखाओ, तो बताऊं वो छूने चले गए। ठीक बात, कंफर्मेशन करने चले गए, देखो हम इस पम्मी जान के अभी छापा मार दिए। मतलब बेशर्मी की हद पार कर दी इस सरकार ने, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, योगी हो, गृह मंत्री हो। इतने इस भावना के साथ कोई राजनीति करता है, इस भावना के साथ कोई सरकारें चलाता है। ठीक बात, मुझे हास्यप्रद लगता है कि ये कैसे लोगों को जनता ने चुन लिया जो इस तरह की राजनीति कर रहे हैं। ठीक बात। आज 50 ठिकानों पे बताया जा रहा है कि पम्मी जैन के लगभग 50 ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। बात ठीक आप कह रहे हैं, लेकिन मनोज जी आपने 2 बातें कही। एक तो ये कही कि अगर ये दल ना भी आते तो आप अकेले सत्तासीन हो सकते थे, अकेले सरकार बना सकते हैं। मैं कतई आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूं। वजह यह है कि अगर हम फुल कॉन्फिडेंट हैं तो हमें किसी की जरूरत ही नहीं, हम स्टेपनी लेकर के नहीं चलेंगे। ये आप बखूबी जानते हैं, क्योंकि आप ही नहीं, कोई राजनीतिक दल ये नहीं चाहेगा कि वो अपने कार्यकर्ताओं को असंतुष्ट करे, दुखी करे। अगर किसी पार्टी के साथ गठबंधन होगा किसी भी राजनीतिक दल का, तो उस दल का जो भी कार्यकर्ता होगा, जो भी भावी प्रत्याशी होगा, कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज करना पड़ेगा और उसको मान मनवल कराना पड़ेगा। दूसरी बात आपने कही कि चाचा शिवपाल यादव को बहुत अनुभव है, बहुत एक्सपीरियंस है। बिल्कुल सही बात आपने कही, लेकिन जो आज आप ये फील कर रहे हैं, जो आज आप ये बातें कर रहे हैं, अगर 2017 के चुनाव में ये चीजें शायद आप स्वीकार लेते तो शायद जो हालात आज आप देख रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि ये हालात देखने को पड़ते आपको। हाँ ठीक है, बोलिए मनोज जी, बोलिए। अगर गलत कह रहे हो तो बताइए। नहीं, बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूं, लेकिन जो समाजवादी पार्टी 2012 की सरकार बनाई थी, हमारा किसी के साथ गठबंधन नहीं था। हमने अकेले दल के रूप में हमने वही बात बोली कि 2017 में अगर ये चीजें समझ में आ जाती है आपको। लेकिन सुनिए, बात सुन लीजिए। दरअसल में बीजेपी एक नरेशन पैदा करती है और ये दिखाने की कोशिश करती है कि इनको तो हम ऐसे हरा देंगे, देखिए हमारे पास कितने जत्थे हैं, कितनी हमारी तैयारियां हैं। बिहार का चुनाव याद करिए, 2 छोटे राजनीतिक दल जिनका 2-2, 4-4 सीटों पर महत्व था, वो बीजेपी ने तोड़ लिए, उनको अपने पास ले लिया और फिर भी चुनाव हार गई। लेकिन किस तरीके से जीता, दोबारा से कौन सा प्रयास किया, और उन प्रयासों के दम पे बेईमानी करके और शासन तंत्र इस्तेमाल करके जीती हुई सीटों को हरा दिया 100 वोटों से, 150 वोटों से। तो वो हम कोई कुवत नहीं छोड़ना चाहते, किसी भी तरीके से उस सिस्टम को हम नहीं डेवलप करना चाहते हैं कि बीजेपी को कोई मौका मिल जाए इस तरह के काम करने का। समाजवादी पार्टी एक सीट पे चुनाव लड़ेगी, गठबंधन हमारा 1 हो, 10 हो, 15 हो, सब समाजवादी पार्टी एक सीट पे चुनाव लड़ने जा रही है और एक समीकरण को सही करके चुनाव लड़ेंगे। बीरपाल सिंह जी, अब की समाजवादी पार्टी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती, कोई भी चूक नहीं करना चाहती। भारतीय जनता पार्टी जो भी कदम उठा रही है उस हर कदम पर नजर बनाए हुई है और आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में पूरी तरीके से तैयारी करके अब उसने ये ठान लिया है कि साम दाम दंड भेद कैसे भी सत्ता पे आना है और भारतीय जनता पार्टी को परास्त करना है। मैं भी बताना चाहूंगा आपको, आपके दर्शकों, जैसे मनोज भाई कह रहे थे ना, तो भाई ये गठबंधन कर रहे हैं, बड़ी पार्टी भी कर रही है। बड़ी पार्टी की मंशा है सब पार्टियों का विकास करना, सब पार्टियों को साथ लेकर चलना,
सब पार्टियों का साथ में विकास देना, सबको समझौता करना, बीजेपी का जो एजेंडा रहा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। लेकिन ये समाजवादी में नहीं है, समाजवादी को डर लग रहा, तभी तो दोबारा से बुलाकर सबसे समझौता कर रहे हैं मेरे भाई। और मैं कह रहा हूँ जैसे कह रहे थे, ये देखो बीजेपी के टाइम में चाहे हाईवे ले लीजिए, चाहे यूनिवर्सिटी ले लीजिए, चाहे हॉस्पिटल ले लीजिए, मतलब चाहे सिंचाई की सुविधा ले लीजिए, चाहे किसानों के लिए काम ले लीजिए। जो कह रहे थे किसान वोट नहीं दे रहे, उपाध्याय की बात का भी जवाब दे रहा हूं मैं। अभी पिछले हफ्ते में 2% किसान आ चुके, खुद ही कह रहे हैं वो कि हम बीजेपी पे वोट देंगे, और सब किसान आ रहे हैं साथ। सबको मालूम है, मैं इनको बताना चाहूंगा, सबको मालूम है कि ये जो बिल है ना, ये जो बिल थे, ये किसानों के लिए कितने फायदेमंद थे। और आज बता रहा हूँ, आज इस टीवी पे बैठे हैं मनोज यादव को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि ये बिल क्या कह रहे हैं। वापस नहीं लेने से। हाँ, वो ठीक है, वो तो टाइम की बात है। 70% लोग खुश थे, लेकिन ये छोटे से जो आदमी थे ना, थोड़े आदमी, ये इन लोगों को प्रधानमंत्री ने खुद कहा, देखो कितने पोलाइटनेस है प्रधानमंत्री। आय कैसे दुगनी करेंगे किसानों हम समझा नहीं पाए, या मैं सबसे किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, नहीं होगी? परेशान हुए। अरे भाई, आपकी बात का हर जवाब है। देखो, आपने लोकसभा में समाजवादी की आय दुगनी होगी, अब नहीं होगी। आपका जो गोल्डन बिल था वो तो वापस ले लिया आपने। यार, मैं इनके बीच में बोला नहीं, बिल्कुल भी। नहीं, मैं सवाल पूछ रहा हूँ, जवाब दे दो। सवाल क्यों पूछ रहा आप? अब मैं उनकी बात का जवाब दे रहा हूँ। मैं आपसे जवाब पूछा है? बोलिए। नहीं, जनता ने आपको जवाब देने के लिए सुना है भाई, जवाब तो देना पड़ेगा। अरे, मैं आपकी बात का किसको जवाब दोगे? बात का जवाब दे रहा हूँ। इमरान खान को जवाब दोगे क्या? नहीं, इमरान खान को जवाब दोगे क्या? आजम खान को जवाब दूं या जिन्ना को दूं या अलीगढ़ का? अरे आजम खान को छोड़ो, वो तो हिंदुस्तान के संविधान के तहत हैं। तुम इमरान खान को पाकिस्तान पे जवाब देने जाओगे क्या? यहीं तो जवाब देना है ना, विपक्ष को ही जवाब देना है। सब यहीं के बासिंदे यहीं रहेंगे। हाँ, तो वो गोल्डन बिल अगर जैसे नहीं है तो आय दुगनी होगी नहीं होगी, ये बताओ। लेकिन बीजेपी की ये अरे आय दुगनी होगी कि नहीं होगी किसानों की, ये बताओ। तुमने पब्लिक की प्रॉपर्टी हड़प ली, वो सारी किसने? अब क्या हो रहा है उसमें, आपको बताइए। किसने हड़प ली? किसने हड़प ली? जो जेल में है, जो जेल में पब्लिक की प्रॉपर्टी हड़पी? आपने हर साल सेफई महोत्सव मना है। वो तो सेफई महोत्सव आपको नहीं मना? सेफई पाकिस्तान में है क्या? पब्लिक का पैसा सेफई पाकिस्तान में है, अफगानिस्तान में है? कहाँ है सेफई? पैसा, पब्लिक का पैसा तुमने डेवलपमेंट के किसी काम में नहीं लगा। अगर तो तुम दिया जला रहे हो तो, दिया भी तो जला रहे हो तुम उसी पैसे से। फ्रेंड घोटाला ले लीजिए, कितने भी ले लीजिए। कहाँ है अरे घोटाला? सबको मालूम है। घोटाला होता तो जेल में होते ना लोग, कहाँ है कोई जेल में? नहीं किया। देखो, आपको नोएडा की घटना मालूम है? हाँ, ने क्या कहा था? टेनी वाला याद है? नहीं याद आपको? पार्टी के नेता ने आपको मालूम है ना? तो मेरे भाई, बीजेपी की विचारधारा नहीं है। बीजेपी की विचारधारा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है। ऐसी पार्टी बीजेपी। और देखो, जो उनकी मंशा है कि हम छोटे दलों को भी अपने साथ लेके चलें, उनको भी सपोर्ट करें, उनको भी आगे बढ़ाएं, ये मंशा होती है बीजेपी की। अदरवाइज ऐसा कोई उनकी मंशा नहीं है। और हम उनको लें, उनको जितनी सीट उनके साथ समझौता किया उनको ना दें, ऐसा नहीं है। लेकिन आप देख रहे, एक बार समझौता टूट रहा है, एक बार बन रहा है। आप देख रहे, आपको पता ही है, तो मालूम है। तो इसलिए बीजेपी की मंशा साफ है और साफ ही रहेगी। और बीजेपी काम करके दिखा रही है, काम ही करेगी, ये देखते रहना आपको। यदि आपको इतनी चिंता नहीं होती मेरे भाई, ये इतने गठबंधन, इतने समझौते, शिवपाल यादव को कभी अलग, कभी साथ, कभी अलग, कभी साथ, तो ये क्या हो रहा है? शिवपाल यादव को इतने जब आपने भी कहा, पांडे जी भी कह रहे थे कि शिवपाल भाई मुलायम सिंह का इतना राइट हैंड थे, इतना सपोर्ट करते थे, वो अब क्या होगा? ये क्यों अलग? शिवपाल यादव को तो विचारों ने पहले ही एक साइड लगा दिया, तभी तो वो मुख्यमंत्री बना। उसको ज्ञान क्या है? देखो, ज्ञान किसी फील्ड का नहीं, उसको किसी भी फील्ड में बनना। मनोज जी, मैं एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट हूँ, मैं जानता हूँ मैंने क्या किया। आपको इतनी टीवी पे टाइम नहीं इतनी बताने के लिए। शिवपाल यादव ने पूरे उत्तर प्रदेश में सिंचाई किसानों के लिए बिल्कुल साधन खत्म कर दिए। उसमें क्या होता है वो भी मैं आपको समझाता हूँ। कैनाल वाटर नहरें बंद कर दी, नहरें सब बंद कर दी थी। बंद नहीं करी, कैनाल वाटर डिस्ट्रीब्यूशन खत्म कर दिया। जिस किसानों को पानी मिला वही ले लेगा। आज नहरों पर सीमेंट का घोल डलवा दिया था, बिल्कुल फ्री कर, जबकि उस पानी को फ्री करके दादाजी वो पानी फ्री, बहुत नॉमिनल चार्ज था उसका, बहुत नॉमिनल चार्ज था। और वो किसानों के लिए इतने फायदेमंद था
कि किसानों को यूरिया खाद आधा प्रयोग करना पड़ता था, यील्ड बहुत अच्छी होती थी। और जो हमारे देश में मार्जिनल स्मॉल फार्मर 86% है, उनके पास न कोई अपनी ट्यूबवेल है, न कोई अपना सिंचाई का साधन है, और बाकी तो वो नहर पे डिपेंड करते थे। और उनकी उसके बावजूद भी कितने उनकी ट्यूबवेल पैदावार लगवाए हैं 40 बीजेपी की क्विंटल प्रति सरकार हेक्टेयर हो ने जाती 5 थी। साल में? वीरपाल जी गिनती एक है बात कुछ? अब हम आपको बता दें, वीरपाल जी आप एक बात बता दें, भ्रष्टाचार आ रहे हैं आपके पास, आ रहे हैं उपाध्याय जी, भ्रष्टाचार कौन सरकार और किस सरकार का कौन नुमाइंदा कितना कर रहा है, इस पर तो हम नहीं कह सकते कुछ, क्योंकि कोई सरकार इससे अछूती नहीं है, कोई कम करता है कोई ज्यादा करता है। बिल्कुल ठीक लेकिन अगर काम करने की बात वाकई रहे, अगर सुन लीजिए वीरपाल जी, बहुत नजदीक से, बहुत मैं बता रहा हूं, बहुत नजदीक से और बहुत जमीनी स्तर से मैंने कवर किया है, मैंने बहुत नजदीक से और बहुत जमीनी स्तर से मैंने कवरेज की है शिवपाल यादव को। आपको बता दें शिवपाल यादव ने जितना काम किया है वाकई में वो सराहनीय है, प्रशंसनीय है, इसमें इस बात से गुरेज नहीं है मुझे कतरनी भी, क्योंकि मैंने वास्तव में जमीनी स्तर पे कवरेज की है उनकी। दूसरी बात सुन लीजिए, हाँ मैं बता रहा हूं, मैं किसी पार्टी का या किसी नेता का कोई वो नहीं कर रहा हूं, लेकिन जिसने किया है वो किया है। और वहां पर एक बात और बता रहे हैं, भ्रष्टाचार का मैं कतई नहीं कर रहा हूं, कोई कम करता है कोई ज्यादा करता है, किसने क्या किया ये मुझे कोई जानकारी नहीं है, ठीक है, वो सब जनता देख रही है, लेकिन काम वाकई में शिवपाल यादव ने किया है, इस बात से मुकरा नहीं जा सकता है, बशर्ते इनके टाइम में बशर्ते प्रचार प्रसार कम हो पाया, जनता के बीच जा बहुत कम, क्योंकि सोशल मीडिया में आज का सोशल मीडिया का जमाना आ गया है, तो हर चीज तुरंत लाइव, हर चीज तुरंत फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, वो दौर था जब शिवपाल यादव जी को आप भी जानते हैं कि इतना सोशल मीडिया से उनकी भी जो टीम थी मैनेजमेंट की जो भी रही हो, वो इतना एक्टिव नहीं थी सोशल मीडिया पर। पांडे जी मैं आपको बताना चाहूंगा, आपने ध्यान देखा होगा इनकी सरकार से पहले इस शामली से लेकर के सहारनपुर तक एक रोड है, उसकी तैयारी शुरू हो गई थी, जगह जगह उसमें काम भी हो चुका था। लेकिन जब इनकी सरकार आई ना, जब इनकी सरकार आई, ठेकेदार का काम पूरा लार्ज स्केल पे चालू था, लेकिन इनकी सरकार ने ठेकेदार से पैसे मांगे गए हैं और ठेकेदार बीच में सभी सरकार से मांगे जाते हैं भाई वीरपाल जी, सभी सरकार से मांगे जाते हैं, ये मत कहिए, देखिए ये मत कहिए, मेरी बात तो सुनो। और उसमें मेरा जो नेटिव प्लेस है वो शामली है, मेरा डिस्ट्रिक्ट शामली है, और मैं यहाँ से शामली जाता था, यहाँ ये बागपत लोनी बड़ौत होकर के, लेकिन मैं 5, 7, 6 साल तक ये पानीपत होकर तब शामली जाता था, क्योंकि मेरी हाइट जितने गड्ढे थे इसमें, इतने गड्ढे थे इसमें। और पीडब्ल्यूडी मंत्री शिवपाल यादव जी थे, ये भी आप पता कर लीजिए। अरे मैंने फिर वही बात आप कह रहे हैं, अभी बता दूंगा, 5 ऐसे सड़कें थी समाजवादी पार्टी सरकार, सुन लीजिए भाई, अब फिर हमने कह दिया ना आपसे, मैंने बहुत जमीनी स्तर से कवर किया, बहुत नजदीक से कवर किया है, बहुत नजदीक से कवर किया है, मैं पीडब्ल्यूडी विभाग को और सिंचाई को, सुन लीजिए, हाँ मैं बता दे रहा हूँ ना, गड्ढे कहिए तो गिना दूं, गड्ढे कहिए तो गिना दूं, अभी भी सरकार में हमने कह दिया ना कि प्रचार प्रसार न कर पाना और काम कर पाना, ये दोनों चीज में जमीन आसमान का फर्क है। लखनऊ सुन लीजिए, लखनऊ राजधानी में ही आप घूम लीजिए शहरों में, गड्ढे आपको दिखेंगे। आपको एक सड़क बता दूं, शहीद पथ नाम है लखनऊ में, शायद आप जानते होंगे, इतनी अच्छी सड़क है वो, उस पर जाके आप केवल देख लीजिए कि कितने गड्ढे आपको मिलेंगे, उसी पे शहीद पथ पे ही देख लीजिएगा, एक लखनऊ के एक कोने से दूसरे कोने पे उतारती है वो सड़क, लखनऊ के एक कोने से दूसरे कोने पे उतारती है। ठीक है, आएंगे आपके पास, इस पे चर्चा नहीं करेंगे वीरपाल जी, आएंगे इस पे चर्चा नहीं करेंगे, काम पे फिर किसी दिन चर्चा करेंगे, कई डिबेट कर चुके हैं। आरबी उपाध्याय जी, मनोज यादव जी ने ये बात कही है कि वास्तव में समाजवादी पार्टी सरकार बना सकती थी अगर प्रसपा ना आती तब भी, क्या वाकई ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी इतनी परिपूर्ण है कि बिना किसी सहयोग से सरकार बना सकती है, और क्या वाकई में अब अगर एक साथ आए हैं तो भारतीय जनता पार्टी को डर सता रहा है? देखिए, कभी भी किसी पार्टी का जो आकलन होता है उसके नेता से होता है, और समाजवादी पार्टी जब सत्ता में आई थी, आपने देखा होगा अखिलेश यादव ने छोटे छोटे कस्बों से होकर एक साइकिल रैली निकाली, उससे जो संपर्क बढ़ा था वो कहीं ना कहीं काम आया। और देखिए यूथ में जो एक इमेज
बनी है उसे अभी कोई दूसरा यूथ नहीं है जो तोड़ पाए। रहा भ्रष्टाचार की बात करते हैं, देखिए भ्रष्टाचार राजनीति एक दूसरे के पूरक हैं। ये बात अलग है कि हमारे बीजेपी के मित्र हैं, उनकी सड़क नहीं बनाई तो मनोज यादव जी को आश्वस्त करना चाहिए कि भी जो शामली वाला रोड है वो बनेगा। अगर सत्ता में आते हैं तो उसको जरा अच्छा बनवा देंगे। आश्वासन तो दे सकते हैं भाई, राजनीति में आश्वासन। उपाध्याय जी सुनो, सॉरी एक मिनट रुको प्लीज, सॉरी। मैं उपाध्याय जी बताता हूँ, इनके समय मैं सुनो, नहीं और बताता हूँ मैं बहुत। उपाध्याय जी मैंने आपको बताया मैं एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट हूँ और मैं किसान के खेत में रिसर्च की है और रिसर्च के ऊपर ही मुझे भारत सरकार का अवार्ड मिला है। मैं इतनी जानता हूँ, मैं पूरी एग्रीकल्चर को जानता हूँ भाई साहब। मैं पूरा इंस्टीट्यूट में था, वहां से रिटायर हुआ हूँ, मुझे पता है मामले में। मैं किसान हूँ, मैंने हल चलाया है, मैं खेत जोतता हूँ, मैं पानी लगाता हूँ। आप इकोनॉमिस्ट जरूर थे, लेकिन मैं एक्चुअल में किसान, मैं किसान का बेटा हूँ, मुझे इस पर गर्व है। मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ। किसान के हालात है भाई साहब, किसान के हालात हैं, वो किसी से छूट नहीं है। किसान कल भी आत्महत्या कर रहा था, आज भी आत्महत्या कर रहा है, कल भी किसान कर्जदार था, आज भी कर्जदार है। तो मुझे तो बड़ा, जब लोग कहते हैं कि मैं इकोनॉमिस्ट हूँ और मैं बीजेपी में हूँ, लेकिन पहले तो क्या सुनो पार्टी, आप ये बताइए, किसान सम्मान निधि। वीरपाल जी रुक जाइए भाई, आज वीरपाल जी रुक जाइए, आज किसानों पर चर्चा नहीं हो रही। वीरपाल जी रुक जाइए भाई, रुक जाइए वीरपाल जी, रुक जाइए। किसान सम्मान निधि तुमने उपाध्याय क्या सोचा किसान के बारे में? क्या किसान है आपको कोई नॉलेज है नहीं? बताइए, आप बताइए, आप बताइए, सुनो आप बताइए। बोलने दे सर, आप सत्ताधारी दल हैं। वीरपाल जी रुक जाइए, वीरपाल जी रुक जाइए, आवाज को न दबाएं, सुन ले। वीरपाल जी की आवाज बंद कर दीजिए, वीरपाल जी की आवाज बंद कर दीजिए, म्यूट कर दीजिए वीरपाल जी। मैं नहीं बोला आपके। उपाध्याय जी आप बोलिए, उपाध्याय जी आप बोलिए, वीरपाल जी की आवाज नहीं जा रही, आप बोलिए। मुझे सम्मान निधि नहीं चाहिए, मुझे सम्मान निधि नहीं चाहिए, मुझे सम्मान निधि नहीं चाहिए, मुझे मेरी फसल का मूल्य चाहिए, मुझे मेरी फसल का मूल्य चाहिए। मेरी जो उपज है, मेरा जो आलू बिक जाता है, मेरा जो टमाटर सड़ जाता है, या मेरा जो धान है जो जाता है, मैं तो अपनी उपज का चाहता हूँ। मैं आपको भेजता हूँ रसीद, किसान का नाम भेजता हूँ। बंद कर दीजिए भाई, वीरपाल जी की आवाज बंद कर दीजिए, म्यूट करिए वीरपाल जी को म्यूट कर दीजिए एक सेकंड। उपाध्याय जी आप बोलिए, किसानों पे चर्चा आज नहीं कर रहे हैं, किसानों पे फिर चर्चा करेंगे, आज चर्चा कुछ और हो रही है तो उस पे चर्चा करते हैं। ये मैं चाहता हूँ मेरी जो मेहनत है, जो मैं कमाता हूँ, जो मैं पैदा करता हूँ, उसका उचित मूल्य मुझे दे दो। राइट, सरकार उसकी गारंटी दे। ठीक है उपाध्याय जी, सवाल ये है उपाध्याय जी, ठीक है, सवाल यही है कि जिस तरीके से मनोज यादव जी ने कहा, क्या वाकई सपा इतनी मजबूत है कि अकेले सरकार बना सकती है? दूसरा सवाल ये कि क्या वाकई में सपा प्रसपा के गठबंधन के बाद अब भारतीय जनता पार्टी को डर ज्यादा सताने लगा है? देखिए, कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के ऊपर जो हिंदुत्व विरोधी जो ठप्पा लगा है, जब तक देखिए हिंदू और हिंदुत्व एक मुद्दा है, कोई पॉलिटिकल पार्टी उसको नकारती रहे, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन जो एक छवि बनी है और एक बहुत लंबे समय से वो छवि बनी है, एक समुदाय विशेष के प्रति झुकाव की छवि है, उससे बाहर समाजवादी पार्टी को निकलना होगा और अपना हिस्सा जो हिंदू होते हुए, हिंदुत्ववादी होते हुए जो एक हिस्सा है, तो उस हिस्से को लेना पड़ेगा, उसको ऑक्यूपाई करना पड़ेगा। उसे छोड़ देने से कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को नुकसान होता है। तो देखिए, जिस एक समुदाय की विशेष की हम बात करते हैं, वो समुदाय विशेष किसी का नहीं है, न कांग्रेस का रहा है, न वो बीएसपी का रहा है, न वो समाजवादी पार्टी का रहा। वो कब किसकी तरफ शिफ्ट हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। हाँ, एक बेस वोट बैंक होता है। देखिए, मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि भाई मनोज यादव जी घर में मंदिर नहीं होगा या पूजा नहीं करते होंगे, डेफिनेटली करते होंगे, हिंदू हैं, तो मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। देखिए, दूसरे समुदाय के लोग हैं, वो अपने आप को किसी भी पद पर हूँ वो कहते हैं मैं ये हूँ, तो मैं किसी भी पद पर हूँ, मैं कहीं भी हूँ, मैं उपाध्याय हूँ तो मैं उपाध्याय, मैं पूजा करता हूँ तो मैं पूजा करता हूँ, मैं मंदिर जाता हूँ तो मैं मंदिर जाता हूँ। राइट, अब राजनीति के दो ध्रुव बन गए हैं और देखिए दोनों को मिलाना संभव नहीं है।
तो देखिए बीजेपी के लिए वही पार्टी चुनौती पैदा कर सकती है। ये अच्छा है कि समाजवादी पार्टी के पास एक सबका यादव वोट बैंक है, लेकिन बाकी और भी जो हिंदू हैं उनको भी ये दिखाना होगा। भगवान कृष्ण के आराध्य हैं और भगवान कृष्ण का मुद्दा भी कहीं ना कहीं बीजेपी छीन रही है। वो कह रही है कि भी हम मथुरा में एक भव्य मंदिर बनाएंगे। तो देखिए कहीं ना कहीं अब हिंदुत्व को नकारा नहीं जा सकता, उस पर आकर भी काम करने की जरूरत समाजवादी पार्टी को है। चाचा का आशीर्वाद तो भतीजे को मिल गया, बहुत अच्छी बात, लेकिन अब सीट को लेकर के क्या कुछ रणनीति बन रही है? क्या लगता है कि प्रसपा कितनी सीटों पर मान जाएगी या कितनी सीट आप देने के लिए तैयार हैं? क्योंकि ये बहुत बड़ा मामला होगा सीट का भी। नहीं योगेंद्र जी, हो सकता है राजनीतिक चर्चा के लिए ये मामला हो। समाजवादी पार्टी ने जिन भी राजनीतिक दलों से गठबंधन किया है सबसे सीटों की बात हो चुकी है और सब सहमति के बाद ही गठबंधन अनाउंस किया गया है। कोई ऐसी स्थिति नहीं है जहां पे किसी एक सीट के लिए भी प्रॉब्लम जैसी बात हो। तो चाचा कितनी सीटों पे लड़ रहे हैं? ये सारी चीजें समय आने पे आपको पता चलेगा, लेकिन समाजवादी पार्टी 403 सीटों पे चुनाव लड़ रही है। वो गठबंधन हो सकता है, हमारा चुनाव निशान कुछ और हो सकता है, लेकिन समाजवादी पार्टी पूरी ताकत से 403 सीटों पे चुनाव लड़ने जा रही है। उस पे किसी तरीके का कोई वो नहीं कि गठबंधन की सीटें तो समाजवादी पार्टी का नेता कार्यकर्ता या उसका जो डेडिकेटेड वर्कर है पूरा बूथ तक, वो पूरी शिद्दत के साथ लड़ेगा। और बहुत जल्द राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अनाउंस करने जा रहे हैं कि जहां जहां सीटों पे समाजवादी पार्टी के टिकट पे लड़े जाएंगे और जहां पे गठबंधन के टिकट पे लड़े जाएंगे, वो सारी चीजें जल्द ही स्पष्ट हो जाएंगी। अच्छा, दूसरा ये कि सबसे बड़ी बात ये है कि अभी प्रसपा का सिंबल भी बदल गया है। अभी तक चाबी थी, अब स्टूल हो गया है। तो ऐसे में अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि प्रसपा समाजवादी में विलय होकर के साइकिल पर चुनाव लड़ेगी या स्टूल पर लड़ेगी। तो क्या कुछ इस पर रणनीति बन रही है अभी? देखिए, उसके लिए आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सब कुछ आदरणीय शिवपाल जी पे छोड़ दिया है। वो जैसे चाहेंगे वैसे चुनाव लड़ सकते हैं। अगर वो समाजवादी पार्टी के सिंबल पे लड़ना चाहते हैं तो सिंबल पे लड़ सकते हैं, अगर वो अपने सिंबल पे जो भी सिंबल उनके पास अवेलेबल है उस पे लड़ना चाहते हैं तो वो उस पे लड़ सकते हैं। समाजवादी पार्टी को इससे किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हमने आपको एक बात बताई है कि जो चुनाव समाजवादी पार्टी 2022 का लड़ने जा रही है वो बहुत ही डेडिकेटेड, हर सीट पे हर समीकरण को ध्यान में रख के लड़ा जाएगा। वहां पे ये सारी चीजें बहुत अलग सी होंगी। हम कहाँ पे कौन सा वोट ट्रांसफर करा सकते हैं, कौन किस प्रत्याशी को लड़ाना उस विधानसभा में हमारे लिए मुफीद रहेगा, सिर्फ चर्चा इस बात पे है। सिंबल छोटी बात है और फिर जहां चाहे वहां रहा है। अगर जनता उत्तर प्रदेश की जहां चाहेगी तो निश्चित तौर पे वो सिंबल हमारा स्टूल हो, साइकिल हो, हैंड पाइप हो, छड़ी हो, जो भी सिंबल होगा उस पर जनता उसको ढूंढ के वोट डालने जाएगी, इसमें दो राय नहीं। ठीक है बीरपाल जी, चाबी ने तो साइकिल का ताला नहीं खोल पाया, चाबी गई, लेकिन अब जब स्टूल आया तो स्टूल का सहारा लेकर अब अखिलेश यादव एक बार फिर से साइकिल को दौड़ाएंगे, साइकिल पर चढ़कर। हेलो बीरपाल जी, आवाज मिल पा रही है आपको? नहीं, थोड़ी कम आई, आपकी बात समझ में आई। ठीक है, बीरपाल जी की आवाज तब तक ठीक करिए, तब तक उपाध्याय जी के पास चलते हैं। बीरपाल जी के पास फिर से आएंगे। उपाध्याय जी, वही सवाल कि साइकिल का ताला चाबी तो नहीं खोल पाई, चाबी गई, अब क्या वाकई में ऐसा समीकरण कुछ बन रहा है? क्योंकि आपने एक लंबे अरसे से उत्तर प्रदेश की राजनीति को देखा है, तमाम सरकारों को आते जाते देखा है, तो क्या ये ऐसे समीकरण बन रहे हैं वाकई में कि अब स्टूल का सहारा लेकर के अखिलेश यादव साइकिल को दौड़ा सकते हैं 2022 में? देखिए, मैंने पहले भी कहा था पांडे जी, ये परिवार का बंटवारा था और ये यादव वोट बैंक है, अगर दोनों अलग अलग लड़ते हैं तो वही वोट बैंक बंटता था। यानी एक परिवार के 2 मेंबर इधर चले जाते थे, 2 मेंबर इधर चले जाते थे, वो बट जाते थे। अब स्वाभाविक है जब दोनों एक साथ चुनाव लड़ेंगे तो ये निश्चित है कि यादव वोट बैंक बटेगा नहीं, वो एक जगह जाएगा। तो लेकिन शिवपाल यादव ने
जमीन से काम किया है, उसे नकारा नहीं जा सकता। पार्टी जहाँ है उसमें उनकी बहुत बड़ी भूमिका है, और जब पार्टी का इतना वजूद नहीं था उस पीरियड में, उनमें जो उनके जो संबंध रहे हैं, जो उन्होंने तैयारियां की हैं, उनकी मुलायम सिंह जी की सभा होती थी, एक दिन पहले पहुंच जाते थे, वहाँ माहौल बनाना, लोगों से मिलना जुलना, तो उनके अपने जो संबंध हैं वो भी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को मजबूती प्रदान करेंगे, और मैं समझता हूँ कि एक अच्छी प्रेजेंस दर्ज कराएंगे। हाँ, ये बात अलग है कि देखिए समाजवादी पार्टी को हिंदुत्व के पिच पर मेहनत करने की जरूरत है, हिंदुओं का एक विश्वास जीतने की जरूरत है। जो समाजवादी पार्टी के ऊपर एक ठप्पा लगा है, जिसकी वजह से कि बहुत सारा हिंदू समुदाय ये कहता है कि भाई वो एक तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, तो वो जो वर्ग है उस वर्ग को साधने की जरूरत है जो सबको स्वीकार हो। और दूसरा जो अभी तक जो एक रहता है कि भाई परिवारवाद का, कि भाई उन्हीं के रिश्तेदार, उन्हीं के घर वाले और वही सब बेनेता बनेंगे, बाकी सब गरीब छापे रहेंगे, तो वो जो छवि है उसको मैं समझता हूँ कि अखिलेश यादव के अंदर वो ताकत है कि वो इन सब से कहीं न कहीं तोड़ सकते हैं, और पार्टी को इससे जो छवि बनी है छवि से ऊपर ले जाकर एक मजबूती प्रदान कर सकते हैं। और देखिए बीजेपी के अंदर भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। अगर समाजवादी पार्टी के अंदर, तो कोई भी पार्टी हो, पार्टी के अंदर जो पार्टी नेतृत्व है वो कितना सक्षम है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप अखिलेश यादव के ऊपर ये नहीं सोच सकते कि कोई क्वेश्चन मार्क पैदा करने के लिए कोई बुद्धि नहीं है या कोई विजन नहीं है। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। नहीं, किसी भी नेता को, किसी भी पार्टी के अध्यक्ष के बारे में ये नहीं सोचा जा सकता है कि विजन नहीं है। विजन है तभी इतनी बड़ी पार्टी उभर करके आई है, तभी सत्ता पर काबिज रहे हैं। ऊपर नीचे सभी के साथ होता रहता है। फिलहाल आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो 2022 का विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है और सभी राजनीतिक दल अब पूरी तैयारी और पूरी दमखम के साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि आखिर क्या वाकई में आने वाले चुनाव में अखिलेश के सुरक्षा कवच शिवपाल यादव बन पाएंगे। इस चर्चा में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एएनबी न्यूज़ के साथ।